हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो बहुत अच्छी चल रही होंगी। आप उसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और जो हम आपको असाइनमेंट्स, नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स व्हाट्सएप के थ्रू आपको दे रहे हैं वो भी आपको क्लियर होंगे कि किसको कैसे अटेम्प्ट करना है, और जो नोट्स हैं वो भी आप लोगों को बहुत क्लियर होंगे। उससे संबंधित या इन वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा वहीं रहूँगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो मैं डॉक्टर मीनाक्षी यादव आप सभी को ले चलती हूँ इस यात्रा पे कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसे होती है, उनका कार्यकाल क्या होता है, उनके कार्य और शक्तियाँ क्या हैं। आज हम इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और जब हम बात कर रहे हैं नियुक्ति, कार्यकाल, कार्य एवं शक्तियाँ की, इसका अर्थ है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, उनके क्या कार्य और शक्तियाँ हैं। साथ ही साथ मंत्रिपरिषद से संबंधित भी हम ये बात करेंगे कि उसका कार्यकाल क्या होता है, मंत्रिपरिषद कैसे नियुक्त की जाती है, मंत्रिपरिषद के क्या कार्य व शक्तियाँ हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो जो राज्य का वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री की स्थिति होती है वो वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं, ठीक उसी प्रकार से राज्यों में होती है। हमारे यहाँ संघात्मक सरकार है, इसीलिए केंद्र की अपनी सरकारें और राज्यों की अपनी स्वतंत्र सरकारें होती हैं जो अपने क्षेत्राधिकार में रहकर अपने राज्य से संबंधित नीति नियम बनाते हैं और उनको लागू करते हैं। जैसा कि आप लोग स्लाइड पे देख सकते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 167, ये लिखा हुआ देखो बेटा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आप लोग पाएंगे हमारे संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रियों की राज्य परिषद के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। डेफिनेटली इट इज़ लाइक एन ब्रिज बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विधानसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि अगर देखिए, दो तरीके की सरकारें होती हैं। एक सरकार तो इस तरीके से है कि भी उनको स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, और कई बार ऐसा होता है कि उनको किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब वहाँ पे गठबंधन की सरकार बनती है। ये हम लोगों ने लास्ट ईयर जो हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर था और जब हम प्रधानमंत्री कर रहे थे उस वक्त हम लोगों ने इस पे चर्चा करी थी। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट तो आपको काफ़ी क्लियर होगा कि गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं और वह किस तरीके से काम करती है। तो जो बहुमत दल के नेता होते हैं ज़्यादातर वही मुख्यमंत्री पद को संभालते हैं और राज्यपाल उनको मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त करते हैं। देखिए, नियुक्ति के संबंध में हमारे संविधान में कोई बहुत स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है कि भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए क्या मुख्य बिंदु होने चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है और उसके नेता जो कि स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं, ऐसे में कई बार ये भी देखा गया है कि गवर्नर अपनी स्वविवेक की शक्तियों को इस्तेमाल कर किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त करते हैं या उनको निमंत्रण देते हैं। तो जब भी कभी ऐसा हुआ है तो उसको न्यायालय में चुनौती दी गई है और बल्कि न्यायालय में इस बात की काफ़ी आलोचना भी की गई है। कई बार ऐसे केसेस आए हैं, कम है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा भी होता है कि स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भी गवर्नर कभी कभी, इट्स वेरी रेयर, किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित करता है या मुख्यमंत्री पद पर उसकी नियुक्ति करता है। तो वो इसीलिए है क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कोई बहुत स्पष्ट नियमावली नहीं बनाई गई है। जैसे हम लोगों ने कहा कि 167 अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में काम करता है। ठीक उसी प्रकार से जो अनुच्छेद 164 है, जो यहाँ का जो सेकंड आप लोग देख सकते हैं, इसमें यह लिखा हुआ है मैंने, अनुच्छेद 164
इसमें लिखा हुआ है कि राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया है कि भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बेटा कि जब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है तो राज्यपाल को जो शपथ दिलवाते हैं वो उस राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलवाते हैं, जबकि जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को जो शपथ दिलवाई जाती है वो राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती हैं। और यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी जो बहुत कम लोगों को पता होगा। देखिए, दिल्ली एज़ यू ऑल नो दैट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। आपकी यूनियन टेरिटरी भी है, ऐसी यूनियन टेरिटरी जहाँ पर विधानसभा भी है। तो जो राष्ट्रीय राजधानी का जो क्षेत्र है, जो दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर चुनाव के पश्चात जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो वहाँ की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है और मुख्यमंत्री को और जो मुख्यमंत्री होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत कम जगह आप लोगों को बुक्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की योग्यताएं। बहुत सामान्य सी है, भारत के नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी भी एक का सदस्य होना चाहिए। देखिए, जब हम ये कह रहे हैं कि विधानमंडल के दोनों सदस्य, ज़्यादातर तो राज्यों में एक ही सदन है, विधानसभा है, लेकिन किसी किसी राज्य में विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। तो 2 सदन हो गए वहाँ पे। तो जहाँ पे 2 सदन है वहाँ पे किसी भी एक सदन का उसको सदस्य होना चाहिए और यदि उस राज्य में केवल एक ही सदन है तो विदाउट एनी डाउट इट गोज़ कि वो उनके मेंबर होने चाहिए। नेक्स्ट है आपकी शक्तियाँ और जो शक्तियाँ और कार्य मुख्यमंत्री के हैं, इनको हमने मुख्यतः 4 बिंदुओं में डिवाइड किया है, 4 टॉपिक्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। पहला है मंत्रिपरिषद के गठन के अधिकार से संबंधित, दूसरा है राज्यपाल से संबंधित, तीसरा है राज्य विधायिका से संबंधित और चौथा जो टॉपिक है वो है अन्य कार्य, मिसलीनियस फंक्शंस जो हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित। मंत्रियों की राज्य परिषद के लिए मुख्यमंत्री के पास कुछ इस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। सबसे पहला, मुख्यमंत्री एक मंत्री के रूप में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए राज्यपाल को सलाह दे सकता है। केवल मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ही राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। एम आई क्लियर टू यू? बेटा ये तो बहुत स्पष्ट है। ठीक इसी तरीके से ये वैसा ही है जैसे केंद्र स्तर पे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं। इसलिए इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा जल्दी भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात कर रहे थे तब भी मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि अगर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया जो हमारा राज्य प्रशासन वाला जो पेपर है उसको समझने के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री आवश्यकता अनुसार कभी भी मंत्रियों और विभागों के बीच आवंटन और फेरबदल कर सकता है। ये हम सबको पता है, ये हम केंद्र और राज्य स्तर दोनों पे कई बार देख चुके हैं। और आजकल जो राजस्थान में राज्य सरकार के बीच थोड़ा सा जो तनाव की स्थिति बनी हुई है वो कई चीज़ों को इंगित करती है। इस विषय पे हम किसी और दिन बात करेंगे। आज तो हम सिर्फ इस विषय पे ही बात करते हैं कि शक्तियाँ और कार्य क्या हैं। देखिए, मैं हर वीडियोस में कई चीज़ें ऐसे बताती हूँ आपको जो डायरेक्टली आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उन विषयों पे हमारी चर्चा करना आवश्यक इसीलिए है ताकि हम उस विषय की अच्छी समझ पा सकें और उसको बहुत अच्छे ढंग से समझ सकें, हम लोग व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो भी सैद्धांतिक रूप में आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, व्यवहार में क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, इन सब चीज़ों के साथ आप उन चीज़ों को कोरिलेट करके देख सको तो ज़्यादा बेटर है। केवल रट्टू तोता नहीं बनना है कि जो लिखा है उसको याद कर लिया, उसको समझिए। तो आजकल थोड़ा सा और ध्यान रखिए, न्यूज़ की तरफ ध्यान रखिए आप लोग, क्या चर्चाएं होती हैं तो आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो स्पेशली आप लोग प्रशासन से संबंधित
हैं तो आपको जितने भी न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स वगैरह आते हैं, आप लोगों के संपादकीय जो आता है, आप लोग प्लीज़ उसको पढ़ा कीजिए। चलिए आगे चर्चा करते हैं। मंत्रियों के मंत्री परिषद के गठन से संबंधित मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें बताई थी। एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यदि विचारों में अंतर के मामले पर वह यानी मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को इस्तीफ़ा देने के लिए कह सकता है, और यदि वह मंत्री इस्तीफ़ा नहीं देता तो मुख्यमंत्री उसे बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं। आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ कि आप आजकल न्यूज़ ज़रूर देखिए। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों का निर्देशन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, एक लीडर की तरह वो काम करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, और न केवल मार्गदर्शन और निर्देशन करते हैं बल्कि समन्वय का भी काम करते हैं। तो जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का तो काम करते ही करते हैं, किंतु जो अन्य मंत्री हैं यानी उनकी जो मंत्रिपरिषद है उसमें समन्वय का भी बहुत ध्यान रखते हैं, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे उसका भी वो बहुत ध्यान रखते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट डायरेक्शन, इट्स अबाउट इम्पॉर्टेंट इज़ कोऑर्डिनेशन। इसी क्रम में मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने अनुसार मंत्री परिषद की नियुक्ति के साथ साथ यदि वह इस्तीफ़ा देने की स्थिति में है या वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो पूरी मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है। इसको बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। देखिए, यदि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफ़ा देता है तो जो समस्त मंत्रिपरिषद है उसको भी अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ता है। दैट इज़ योर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व बोलते हैं इसको। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे हम बात करें, देखिए मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित हमने बात कर ली है। अब दूसरा है राज्यपाल के संबंध में, मीन्स मुख्यमंत्री और राज्यपाल। हमारे संविधान 167 में जैसे मैंने आपसे कहा कि मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रियों के बीच में एक कड़ी का काम करता है। शुरू में ही हम लोगों ने इस विषय पे बात करी थी। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्यपाल से राज्य प्रशासन से संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णयों पर संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री राज्यपाल से संपर्क में रहते हैं। भले ही वो नाम मात्र के कार्यपालिका अध्यक्ष हैं, किंतु जैसा कि हमने आपसे बताया कि उनके बीच में कड़ी का काम करते हैं, और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्यमंत्री की हैं उतनी ही राज्यपाल की भी उस राज्य के प्रति हैं। तो राज्य में क्या चल रहा है, सरकार किस प्रकार की नीतियां बना रही हैं, क्या विचार कर रही है, किस प्रकार के निर्णयों पे को वो फाइनलाइज करने वाले हैं, चाहे वो बजट से रिलेटेड हो या किसी और भी चीज़ से। स्पेशली आजकल जैसे कोविड चल रहा है, तो इट्स नॉट कि केवल मंत्रिपरिषद और मंत्री जी ने अपने आप निर्णय ले लिए, नीति नियम बना लिए और लागू कर दिए। मुख्यमंत्री जब भी कोई इम्पॉर्टेंट कार्य करने वाले होते हैं, कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ वो अनाउंस करने वाले होते हैं, वो राज्यपाल से इस विषय में चर्चा अवश्य करते हैं। दूसरी बात ध्यान रखने वाली वो ये है कि जब भी राज्यपाल प्रशासन के बारे में लिए गए निर्णयों से संबंधित कोई जानकारी मांगते हैं तो मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वो राज्यपाल को उससे संबंधित जानकारी प्रदान करें। जब एक निर्णय कैबिनेट के विचार के बिना लिया गया है तो राज्यपाल मंत्रियों की परिषद में विचार के लिए पूछ सकते हैं। मैं दोबारा आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि जब एक निर्णय कैबिनेट के विचार के बिना लिया गया है, मीन्स कैबिनेट में कोई बहुत ज़्यादा इस बात पे चर्चा नहीं हुई है। कभी कभी होता है कि जो मुख्यमंत्री पद पे जो नेता हैं वो बहुत प्रभावी होते हैं, मे बी यू कैन से दे आर मोर डोमिनेटिंग, और जब भी वो निर्णय लेते हैं और इस बात का पता चले कि भी सबकी सहमति नहीं है, तो ऐसे में राज्यपाल क्या होते हैं, मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं उनसे उनका विचार पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है राज्य विधायिका के संबंध में। देखो बेटा,
जब आप अपना आंसर लिखें तो आप चाहें तो इसी तरीके से पहले अपना आंसर को भी जब लिखें तो 4 टॉपिक्स में डिवाइड करके और फिर हर एक टॉपिक का डिटेल दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सीधा वैसे भी लिख सकते हैं। आप इसको एक डायग्राम के रूप में भी बना सकते हैं। अब अगर मैं क्लास में होती तो मैं डेफ़िनेटली आपको बोर्ड पे करके दिखाती। मैं पीपीटी में शायद नहीं बना पा रही हूँ इस चीज़ को। तो जो भी चीज़ें अगर आप डायग्राम बना के भी शो कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। इट गिव्स यू अ वेरी गुड इम्प्रेशन एग्ज़ामिनर के ऊपर पड़ता है। आप किस ढंग से अपना आंसर लिख रहे हैं, किस ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी एक कला है। तो आप लोग सीधा सीधा जैसे मैंने लिखा है आप वैसे भी लिख सकते हैं, और आप इसको डायग्राम के रूप में भी अलग ढंग से पेश कर सकते हैं। तो अब हम लोग चर्चा कर रहे थे राज्य विधायिका से संबंध कैसे, मीन्स जो राज्य का विधानमंडल होता है उससे मुख्यमंत्री के संबंध कैसे हैं, उससे संबंधित उनकी कार्यवह शक्तियाँ क्या हैं। देखिए, उनके द्वारा घोषित की गई सभी जो नीतियाँ हैं वो सदन के सामने रखना किसका दायित्व होता है? सरकार का दायित्व होता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का दायित्व होता है कि जिन भी चीज़ों पे वो निर्णय ले रहे हैं उसको सदन के सामने रखें, उसके ऊपर चर्चा होती है, और फिर जब बहुमत से वो पारित हो जाता है, राज्यपाल के उस पे साइन हो जाते हैं, तब उस पे आगे कार्रवाई होती है। मुख्यमंत्री चाहें तो राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की भी सिफारिश कर सकते हैं। ऐसा कई बार होता है जब उनको लगता है कि शायद उनका जो बहुमत है वो कुछ खतरे में है, या स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहा, हो सकता है कुछ विधायक कुछ मंत्री या विधायक उनकी पार्टी में ना रहें, तो कभी कभी राजनीतिक दृष्टिकोण से या उस समय की जो मांग होती है उस हिसाब से कई बार ऐसा भी होता है कि जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह समय समय पर राज्य विधानसभा के जो सत्र के आयोजन और स्थगन के बारे में भी राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं। विधानसभा का जब भी सत्र शुरू होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जैसे केंद्र में जब भी संसद का सत्र शुरू होता है तो अभिभाषण राष्ट्रपति जी का होता है, उसको कब स्थगित किया जाता है उस विषय में भी वो लोग निर्णय ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से राज्य सरकार की जब हम बात करते हैं तो जब राज्य विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो राज्यपाल का अभिभाषण भी होता है, और कब सत्र बुलाया जाना है, बीच में कोई इमरजेंसी आ गई है, कब स्थगित करना है, इस विषय में मुख्यमंत्री यदि चाहें तो वो राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी है, वो है अन्य कार्य। आई एम सॉरी, ये सब कितना गंदी हो गई है आपकी पीपीटी, इट्स ओके। देखो, जो अन्य कार्य हैं आप इसको अलग से मिसलेनियस फंक्शंस में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, और ये वाले जो हैं ये कई बार क्या होता है इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी कुछ समय पहले ही आया था कि राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, उसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए थे बट नेचुरल। तो कई बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन था, वो आके पूछ रहे थे कि मैडम ये क्या होगा, राज्यपाल होगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। तो आप लोगों को बता दूं बेटा कि उस समय में बताया था, अब तो नए बच्चे आ गए हैं, कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। वो 1 वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद का भी उपाध्यक्ष हो सकता है। वह से मतलब है मुख्यमंत्री। अगर इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है, मीन्स आपात स्थिति में, वह राजनीतिक स्तर पर मुख्य रूप से एक संकट प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, जैसे कि अभी आप कोविड के समय में देख रहे थे। हम आगे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कोविड के समय में प्रशासन ने किस प्रकार से इसको संभाला, प्रशासन की क्या भूमिका रही है। बहुत इंटरेस्टिंग है वो, मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, आप लोगों के साथ ज़रूर मैं डिस्कस करूँगी। तो जो आपात स्थिति में राजनीतिक स्तर पर वो एक डेफिनेटली लीडर के रूप में तो काम करते ही हैं, लेकिन आपात की स्थिति में राज्य को
में जो स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं, गंभीर परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, उसको किस हिसाब से हैंडल करना है, वहाँ पर वो एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये था आपका मुख्यमंत्री का कि उनकी नियुक्ति कैसे होती है। कार्यकाल के विषय में देखिए क्या होता है, ज़्यादातर जो राज्य सरकार का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि केंद्र सरकार में होता है। तो यदि 5 वर्ष तक आपके पास स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तो आप अपना कार्यकाल पूरा करते ही हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कई बार ऐसा भी होता है कि वो सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है। इट्स अ वेरी जनरल थिंग। अब हम लोग आ जाते हैं मंत्रिपरिषद पे। राज्य में जो मंत्रिपरिषद होती है वो शासन का केंद्र बिंदु होती है। और आप ये मान के चलिए, जब हम मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री उससे अलग नहीं है, और मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो मंत्रिपरिषद उससे अलग नहीं है। इसका मतलब राज्य में जो शासन का केंद्र बिंदु होता है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती हैं। अब चूंकि हम मुख्यमंत्री के बारे में पहले बात कर चुके हैं तो इस वक्त हम सिर्फ मंत्रिपरिषद से संबंधित ही चर्चा करेंगे। जो मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि राज्यपाल के माध्यम से मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद में किस किस मंत्री को लिया जाना है, इसके संबंध में जो भी सलाह दी जाती है वो मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को दी जाती हैं, और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से ही, उनकी सहायता से ही संविधान के अनुच्छेद 160 के 3 के अनुसार, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, मैंने यहाँ पे अनुच्छेद का मेंशन नहीं किया, आर्टिकल मेंशन नहीं किया। सो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ 163 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 160 के अनुसार 63 के अनुसार राज्यपाल अपने कार्य विवेक अनुसार और मंत्रिपरिषद की सहायता से आगे कार्य करते हैं। और जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री की सलाह से ही की जाती है राज्यपाल के द्वारा। जैसे मैंने कहा कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिकल 356 है, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ये हम सब जानते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति को यदि सलाह देता है, केंद्र सरकार को सलाह देता है कि यहाँ पे परिस्थितियाँ सामान्य नहीं हैं, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो इस पॉइंट को अगर मैं पढ़ती हूँ आपके सामने तो ये है कि अनुच्छेद 355 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने से मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। हैज़ टू बी, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि सारी जो प्रशासन की भागदौड़ है वो किसके पास आ जाती है, वो राज्यपाल के पास आ जाती है, और वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उस राज्य के प्रशासन को संभालते हैं। मंत्रियों की जो योग्यता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मुख्यमंत्री के लिए यह ज़रूरी है कि वह विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य अवश्य हों। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पे नियुक्त होता है और उस समय वो विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो उसको विदिन 6 मंथ, शपथ लेने के 6 महीने के अंदर अंदर दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी आवश्यक है। यदि वो ऐसा करने में असफल होता है तो उनको अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। अब हम चर्चा करते हैं मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियों की। जैसा कि हमने कहा था कि मंत्रिपरिषद ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। जिस प्रकार केंद्रीय मंत्रिपरिषद केंद्र के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, उसी प्रकार से राज्य में मंत्रिपरिषद शासन का केंद्र बिंदु होती है। और नेक्स्ट है आपका
अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा कि वो ठीक केंद्र के भांति राज्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो जो मंत्रि परिषद होती है वो प्रशासन चलाने के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हैज़ टू बी, जैसे कि आपके मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री और मंत्रि परिषद किसके प्रति उत्तरदायी हैं? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। एक टीम की तरह एक आप कह सकते हैं कि जब भी वो कार्य करते हैं वो सामूहिक रूप से एक उत्तरदायी होकर कार्य करते हैं और ज़िम्मेदारी लेते हैं सरकार चलाने की। कभी-कभी अगर यदि किसी मंत्री की सहमति नहीं है तो भी वो पब्लिकली सरकार की आलोचना नहीं कर सकता यदि वह मंत्री पक्ष में है या उस सरकार की पार्टी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, इस पे अधिक चर्चा नहीं करेंगे अभी, क्योंकि आप लोगों के लिए होमवर्क दे रखा है कि आजकल आप न्यूज़ देखिए, समझिए और फिर इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे ढंग से कोरिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। देखिए, मंत्रि परिषद की कानून निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसा हम कैसे कह रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई नीति हमें बनानी होती है तो वो पहले मंत्रि परिषद के स्तर पर उसकी चर्चा होती है। जो भी संबंधित विभाग का मंत्री होता है वो उसको अपने साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं और जो मंत्रि परिषद में जितने भी मंत्री हैं वहाँ पर चर्चा करता है और उसके बाद फिर वो विधानसभा में रखी जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मंत्रि परिषद जो नीति निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। राज्य की जो राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक समस्याएं होती हैं उससे संबंधित नीतियों का निर्माण किया जाता है और नीतियों का निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी समस्याएं हैं उनको हम कैसे हल कर सकें। जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है। राज्यपाल शासन के जो उच्च पद होते हैं उन पर नियुक्ति के लिए मंत्रि परिषद की सिफारिश पर ही काम करता है। और जो जैसे भी हम लोगों ने कहा कि कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी प्रकार से नीति निर्माण में है, तो ये आपको समझ में आएगा ही। और जो लास्ट पॉइंट मैंने इसमें आपको दे रखा है, ये वाला बेटा, मंत्रि परिषद ही विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से किस प्रकार से उत्तरदायी होती है ये हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे एक और आपको बता देती हूँ कि मंत्रि परिषद बजट तैयार करती हैं और वित्त मंत्री उसे विधानमंडल में प्रस्तुत करते हैं। मंत्रि परिषद विधानमंडल में शासन के प्रति का प्रतिनिधित्व भी करती है और साथ ही साथ विधानसभा के विभिन्न प्रश्नों का वो जवाब भी देती है। मीन्स विधानसभा में जब विपक्ष उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उन प्रश्नों को तैयार करना, उनके उत्तर तैयार करना, यह काम भी मंत्रि परिषद का ही होता है। तो इसके साथ हम लोगों ने मुख्यमंत्री और जो मंत्रि परिषद वाला टॉपिक है ये आज हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं, ख़त्म करते हैं बेटा। आप लोग दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, इसके बाद आप अपनी बुक से पढ़िएगा और इससे संबंधित जो नोट्स हैं इंग्लिश में और हिंदी में ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे आज शेयर कर दूँगी और उसके बाद नेक्स्ट डे हम इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। सो टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिए, नई चीज़ें सीखते रहिए और स्वस्थ रहिए बेटा।